शायद कल के एक बहुत बड़े आदमी के लिए जो आज विरोधी दलों का एक महत्वपूर्ण नेता है और जिसने दहेज के विरोध अभियान में भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। भूख हड़ताल के लिए वो दिल्ली आ रहा है जिस दिन वो दहेज की शिकार स्त्रियों की सहानुभूति में भाषण देते समय रोएगा और अपना गला सुखाएगा। तब तुम उसकी थकान दूर करोगी और फिर एक दिन आएगा कि तुम उसके साथ एक रात बिताने पर गौरव अनुभव करोगी। जयकिशन ने रुककर एक लंबा घूंट भरा और फिर मुस्कुराकर बोला, फिर तुम सोचो, तुम्हारा और एक बच्चे का साथ है जिसकी आयु केवल 40 दिन की है। मान लो हम तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ छोड़ भी दे तो उसका परिणाम क्या होगा? जब तक तुम्हारा बच्चा समझदार होगा तुम एक तीसरे दर्जे की कोठेवाली के सिवा कुछ न रहोगी, और अगर तुम दूसरी औरतों के समान हमारे हॉस्टल में रहोगी तो तुम्हारा बच्चा उच्च शिक्षा पा सकेगा और जिसे तुम इस हफ्ते खुश कर रही हो वो कल तुम्हारे बच्चे को किसी बहुत बड़ी पोस्ट तक भी पहुंचवा सकता है। माधवी कुछ नहीं बोली। उसके सीने में हजारों हिचकियां घुट रही थीं। तूफान सा उबल रहा था। जयकिशन ने मुस्कुराकर कहा, रात बहुत लंबी नहीं होती माधवी, जल्दी फैसला कर लो। मार्गरेट फोन के लिए खड़ी होगी ताकि तुम्हारे फैसले के अनुसार ही वो तुम्हारे बच्चे से कोई व्यवहार करे। माधवी की कल्पना में फिर अपना मासूम बच्चा घूम गया जिसकी गर्दन में डोरी कसी हुई थी, आंखें और जुबान बाहर निकली पड़ रही थी, रंगत नीली पड़ गई थी। माधवी सिर से पांव तक कांप गई। फिर उसके कानों में जैसे नलिंग की आवाज गूंजी, माधवी, तुम मेरी पहली और आखिरी निशानी को भी संभाल कर नहीं रख सकी। तुमने उसे उस शरीर की भेंट चढ़ा दिया जो सदा किसी का साथ नहीं देता। मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा शरीर राख बन गया मगर मेरी आत्मा तो अब भी तुम्हें प्यार करती है, और हमारा बच्चा तो हमारी आत्माओं के प्यार की निशानी था। एकाएक माधवी अपने आप बड़बड़ाई, नहीं नहीं नाथ, मैं तुम्हारी निशानी को कुछ नहीं होने दूंगी। कहते कहते माधवी दरवाजे से लग गई और दोनों हाथों से मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। जयकिशन के होठों पर विजयी मुस्कुराहट नाच रही थी। उसने माउथ पीस उठाकर रिसीवर में कहा, हेलो मार्गरेट। यस सर। देखो, माधवी के बच्चे को तुम अपने ही सुलाना, बहुत प्यार से, उसे जरा भी कष्ट न होने पाए। ओके सर। फिर जयकिशन ने मुस्कुराकर रिसीवर रख दिया और बची हुई हविस्की गले में उतार गया। उसकी भूखी नजरें माधवी के शरीर का निरीक्षण कर रही थीं। माधवी लगभग 10:30 बजे वापस हॉस्टल पहुंची। वो बिल्कुल मौन और गुमसुम थी, चेहरा जैसे बिल्कुल सपाट था। वो टैक्सी से किराया चुकाया तो पठान ने स्वयं ही फाटक खोल दिया। माधवी सीधी अंदर घुसती चली गई और अपने कमरे में पहुंच गई। के बीच खड़ी होकर वो खाली खाली नजरों से शून्य में घूरने लगी, ऐसे जैसे उसका मनोमस्तिष्क या सारा वजूद ही खाली हो गया, जैसे उसके शरीर में अपना कुछ भी बचा न हो। एकाएक उसे अपने पीछे मार्गरेट की आवाज सुनाई दी, अरे तुम किस समय आ गई? माधवी। माधवी न उछली न चौंकी। बड़े शांत ढंग से वो मार्गरेट की ओर मुड़ी तो मार्गरेट ने बड़ी प्रिय मुस्कुराहट के साथ कहा, अब आज अपने चेहरे से उदासी का नकाब उतार कर फेंक दो। आज के बाद तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारी आंखें भी हर समय मुस्कुराती रहनी चाहिए। याद रखो, फूल जितना अधिक खिला होता है उतना ही अधिक पसंद किया जाता है, और महफिल की सजावट में सबसे बड़ा भाग अधिक खिले हुए फूल का होता है। माधवी फिर भी कुछ नहीं बोली। मार्गरेट ने फिर मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मुस्कुराना शुरू कर देना क्योंकि इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। आज से ठीक 8 दिन बाद तुम्हें एक गौरवमयी व्यक्ति के पास जाना है। उसके लिए तुम्हें आज ही से तैयारी आरंभ करनी है। ये लो कार्ड। मार्गरेट ने एक कार्ड निकालकर मेज डालते हुए कहा, यह उस ब्यूटी पार्लर का पता है जहां हमारे हॉस्टल की लड़कियां संवरने सजने जाती हैं। इसका बिल डायरेक्ट हॉस्टल के पास आता है। इसका समय पढ़ लो, आज ही से वहां जाना शुरू कर दो। और हाँ, मैं अभी तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद माधवी का बच्चा उसकी गोद में आया तो वो बच्चे को कुछ देर ध्यानपूर्वक देखती रही। हाँ, वो उसी का बच्चा था। उसने बच्चे को टटोला। उसके शरीर में गर्मी और जान थी। उसकी आंखें खुली थी, सांस भी चल रही थी। दूसरे ही क्षण माधवी ने बच्चे को जोर से लिपटा लिया और सिसककर रो पड़ी। उसी समय मार्गरेट की आवाज उसके कानों में किसी नागिन की फुफकार की तरह गूंजी, बच्चे को दूध पिला दिया गया है। आज से वो ऊपर का दूध पिएगा। माँ का दूध पीने से माँ की फिगर बिगड़ जाती है, समझी? फिर मार्गरेट पलटकर चली गई और माधवी कांप कर रह गई। उसने जोर से अपने बच्चे को चिपटा लिया। फिर वो फटी फटी आंखों से उस दरवाजे को देखती रही जिससे मार्गरेट बाहर गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बच्चा बिल्कुल बेखबर सो रहा था। थोड़ी देर तक वो कुछ सोचती रही, फिर चुपके चुपके कमरे से बाहर निकल आई। दिन का समय था इसलिए हॉस्टल में दूसरा कोई था नहीं सिवाय मार्गरेट के। माधवी कॉरिडोर में पहुंचकर सुनगुन लेती रही। फिर बच्चे को सीने से लगाए लगाए वो दबे पांव चलती हुई बाहर आ गई।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फाटक पर दस्तक दी तो पठान ने झट फाटक खोल दिया।